गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका अंतिम भाग अर्थात चौथा भाग देखेंगे। प्यारे बच्चों, हमने इसके पूर्व इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर विस्तृत रूप में चर्चा की थी। जैसे पहले भाग में हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार अर्थात फ्रांसीसी क्रांति का यूरोपियन देशों के जनता पर राष्ट्रवादी विचारों का फैलाव कैसे हुआ, इसके बारे में हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और राजनीतिक और आर्थिक उदारवाद का योगदान, यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे और उसमें उदारवादियों की क्या भूमिका थी, इसका हमने दूसरे पार्ट में अध्ययन किया था। और तीसरे पार्ट में हमने यूरोप में क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक कैसे एक क्रांतियों का सिलसिला चला और उसमें इन्हीं उदारवादियों ने राष्ट्रवाद का विचार फैलाते फैलाते राष्ट्र राज्य की स्थापना व राष्ट्र के एकीकरण का भाव उन्होंने विकसित किया था। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी के अगले कड़ी में हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आम तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की एकीकरण की प्रक्रिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, एंड रोल ऑफ सिम्बॉल्स इन राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड लास्ट नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्मनी। ये किताब का ही टाइटल है, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकती है। किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ देखिए। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण होना। प्यारे बच्चों, 1848 के बाद में यूरोपियन देशों में रूढ़िवादी राजतंत्रों की सत्ता स्थापित हुई थी और अब इन रूढ़िवादी शासकों ने राष्ट्रवाद का उपयोग अपने राजनीति में शुरू करना किया और उसका उपयोग करके धीरे धीरे अपने अलग अलग राज्यों को जोड़ने का काम किया। उसे हम लोग एकीकरण कहते हैं। तो इस राष्ट्रवाद का उपयोग करके इस रूढ़िवादी राजतंत्रों ने किस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया, इसमें सबसे पहले देखते हैं जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों जो एकीकरण की प्रक्रिया वाले उदाहरण हैं, इस पर किसी न किसी एक पर एनुअल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है और जिस प्रकार से उत्तर लिखना है उसी के अनुसार हमने पॉइंट भी बनाए हैं। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। वैसे मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी पहले से व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में एक जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का भी उन्होंने प्रयास किया था। एक शुरुआत थी एक महासंघ बनाने की, कई सारे प्रदेशों को जोड़कर। मगर राष्ट्र निर्माण की यह पहल राजशाही और सेना की ताकत ने दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। उसका प्रमुख मंत्री था ऑटो बिस्मार्क। विश्व के इतिहास में बिस्मार्क एक अलग व्यक्तिमत्व, अलग सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया और 18 जनवरी 1871 में वर्साय के शीश महल में कई सारे राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधि, प्रमुख मंत्री ऑटो बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की सभा हुई। सभा ने काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए साम्राज्य की घोषणा हुई और इस प्रकार से
जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसमें 3 बिंदु इम्पोर्टेंट है। पहला कि जर्मनी के लोगों में पहले से ही राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई थी। उन्होंने कई इलाकों के मिलकर जर्मन महासंघ भी बनाया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा, हालांकि राजाओं ने उसे दबा दिया था। दूसरा प्रयास जो है बिस्मार्क का था और बिस्मार्क इसमें काफ़ी सफल रहा। और अंत में जो है विलियम प्रथम को जर्मनी का साम्राज्य का उन्होंने घोषित किया जाता है नेतृत्व में, और इस प्रकार से ये जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इस प्रक्रिया के कुछ विशेषताएं देखिए। जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण के साथ उस प्रशा का महत्व बढ़ गया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया था। इस प्रकार से यहाँ पर जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और इटली की एकीकरण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ी विस्तृत रूप में है, लेकिन ध्यान से आप सुनिए कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। वैसे 19वीं सदी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ हुआ था। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी तक इटली लगभग 7 राज्यों में बटा था। आज का जो इटली है उस समय 7 अलग अलग राज्यों में बटा था और उन 7 राज्यों के अलग अलग 7 शासक थे, घराने थे, वंश थे। जैसे सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इतालवी राजघराने का था। ये एकमात्र ऐसा इलाका था सार्डिनिया पिडमॉन्ट जिसमें मूल रूप से इतालवी शासक था। उत्तर में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, मध्य में पोप का शासन था। इटली के दक्षिणी इलाके में स्पेन के बुर्बो का शासन था। उसके नीचे 2 सिसिलियों का शासन था। ऐसे 7 शासक थे। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अलग अलग रूप भी थे, इसीलिए भाषा के आधार भी ये पूरी तरह से विभाजित थे। लेकिन 1830 के दशक में जेसुपी मेसिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन स्थापित किया। यंग इटली व यंग यूरोप, ये 2 संगठन स्थापित किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में आपने आप लोगों ने मेसिनी को पढ़ा है, वही जहाँ वहाँ पर जीत लिखी थी, वो जीत कैसे मिलती है यहाँ पर आप देखिए। 1831 से 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुनियल द्वितीय आगे आ गए। और फिर इस विक्टर एमुनियल द्वितीय के नेतृत्व में ही, क्योंकि ये मूल इतालवी वंश का शासक था जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट में शासन करता था, बाकी लोग तो अन्य प्रदेशों के शासक थे, इसीलिए इन्होंने इसका नेतृत्व करने का निर्णय लिया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री काबूर, इन्होंने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व किया और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। ये प्रधानमंत्री काबूर की जो ये फ्रांस के साथ जो कूटनीतिक संधि रही है, ये बहुत ही कारगर साबित हुई है और इटली के एकीकरण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है काबूर की। 1859 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने ऑस्ट्रिया को हराया। इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। ये गैरीबाल्डी कौन था, इसको हम लोग आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। 1860 में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमॉन्ट के सैनिकों ने प्रवेश किया और स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को हरा दिया। ये गैरीबाल्डी के नेतृत्व में हुआ। 1861 में विक्टर एमुनियल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया और 1970 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसमें भी आप लोगों ने 3-4 बातें देखी होगी। नंबर 1 कि इटली के लिए मुख्य रूप से
इटली लगभग 7 राज्यों में बटा हुआ था। वहाँ भाषा सभी जगह एक जैसी नहीं बोली जाती थी। इटली में केवल इटाली वंश का एक ही शासक था। बाद में उन्होंने इसका नेतृत्व करना शुरू किया और फिर मेस्सिनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, फिर प्रधानमंत्री काबूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, फिर गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह अंत में विक्टर एमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है और इस प्रकार से ये इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस मानचित्र से आप लोग देखिए, ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र एकीकरण की प्रक्रिया के पहले वाला है। देखिए, ये नीचे 2 सिसिलियों का राजतंत्र है, यहाँ पर पेपल राज्य यानी पोप का राज्य है, या टस्कनी, मोडेना और पर्म का राज्य है, यहाँ वेनेसिया है, लॉम्बार्डी है, और यहाँ पर पिडमॉन्ट, सार्डिनिया। यही केवल उत्तर में जो इतालवी मूल वंश का शासक था, और नीचे पूरे जो है वो बाहर के ऑस्ट्रिया के ऑटोमन साम्राज्य के राज्य थे। लेकिन इन 7 प्रदेशों को जोड़कर फिर देखिए, यहाँ इस साइड में पूरा एकीकरण वाला मानचित्र दिया है, किस प्रकार से आज की इटली जैसी है वैसा ही है। अब हम देखेंगे गैरिबाल्डी कौन था, वह इतिहास में प्रसिद्ध क्यों हुआ। जेसुबी गैरिबाल्डी, जिसका जन्म 1807 में और मृत्यु 82 में हुई थी, इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। उसका परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में नाविक था। 1833 में वह मेस्सिनी के यंग इंडिया आंदोलन से जुड़ा और 1834 में उसने पिडमॉन्ट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। जब वह असफल हो गया तो वह दक्षिण अमेरिका भाग गया तथा 1848 तक वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। मतलब इसके पहले भी इसने 1833 के आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन वो असफल रहा। 1854 में उसने विक्टर एमैनुएल का इस बात के लिए समर्थन किया कि वो इटली का एकीकरण करना चाहता है, इसीलिए फिर से वो लौटा और फिर उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया। 1860 में उसने दक्षिण इटली की ओर से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था, यानी कि 1000 सैनिकों का उन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए उसको एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे चलकर कई स्वयंसेवक जुड़े और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। इन्हें रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्धि मिली। ये 30,000 की जो सेना थी, इन्हें रेड शर्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में थी। 1867 में स्वयंसेवकों ने यह सेना पेपल राज्य की तरफ से फ्रांसीसी सैनिक से रोम में भिड़ गई। इस युद्ध में रेड शर्ट्स की जीत हुई। इस तरह पेपल राज्य इटली से पूरी तरह से मिल गया। ये था गैरिबाल्डी। अब हम देखेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो 2 उदाहरण दिखे हैं, जर्मनी और इटली का एकीकरण, वहाँ पर हमें थोड़ी क्रांति दिखाई देती है, संघर्ष दिखाई देता है, जो प्रस्तापित निरंकुश राजतंत्र को खत्म करके जर्मनी का एकीकरण और बाद में इटली का एकीकरण किया गया। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इसको ब्रिटेन की अजीब दास्तान कहा जाता है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन एक यूनाइटेड किंगडम के रूप में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसलिए कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन ही है। 18वीं सदी से पहले एक ब्रिटिश एक राज्य था। ब्रिटिश द्वीप समूह में रहने वाले लोग जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, ये इनकी मुख्य पहचान जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, आंग्ल मतलब यहाँ पर इंग्लैंड, आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, उन लोगों ने अन्य द्वीपों को राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया व यूनाइटेड किंगडम में उसका समावेश किया। एक लंबे संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का वहां निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। 1707 के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसके बाद संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा बना रहा। इस प्रकार से स्कॉटलैंड ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया और उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया 1707 में। एक ब्रिटिश पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश को अपनी गेलिक भाषा बोलने व राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मनाही की गई थी। इस प्रकार से स्कॉटलैंड का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम इस इंग्लैंड ने किया, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। इस प्रकार आयरलैंड को भी उन्होंने कैसे अपने इंग्लैंड का हिस्सा बनाया। इसी प्रकार आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की और परिणाम स्वरूप आयरलैंड भी इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। एक नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। मतलब इंग्लैंड की जो प्रथा परंपराएं संस्कृति थी वही आयरिश या आयरलैंड के लोगों को और स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के लोगों को भी उसका मानना पड़ता था, उसका पालन करना पड़ता था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों जैसे ब्रितानी झंडा, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, उसका राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र जो थे इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए। मतलब ये केवल देखने तक ही इनकी भूमिका थी, क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी अपनी भाषाएं, इनको पूरी तरह से लुप्त किया गया था और इंग्लैंड के एक झंडे के, एक राष्ट्रगान के नीचे ये आए थे। इस प्रकार से ये ब्रिटेन की दास्तान है। ध्यान रहे, ब्रिटेन में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। वहाँ पर एक क्रमिक सिलसिला चला और सिलसिले के तहत ब्रिटेन का एक जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ये एक राज्य वहाँ पर स्थापित हुआ। अभी हम लोग देखेंगे रोल ऑफ सिंबल इन राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसमें एक तरफ प्रतीक है, यहाँ पिक्चर दिया है, देखिए। सबसे पहले टूटी हुई बेड़िया देखिए, या नीचे जो है ये टूटी हुई बेड़िया है जिसका अर्थ है आज़ादी मिलना। फिर बाज छाप कवच देखिए ऊपर में, ये देखिए बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति माना जाता है। फिर बलूत पत्तियों का मुकुट हरे कलर में दिया है, देखिए इस साइड में ये बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। तलवार देखिए मुकाबले की तैयारी, ये जो तलवार है, तलवार के लिपटी जैतून की डालियाँ देखिए वो हरे, इसमें वो शांति की चाह है। ये काला लाल और सुनहरा तिरंगा जो है वो देखिए, काला लाल और सुनहरा तिरंगा जो है ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। और सबसे बैकग्राउंड में आपको दिखाई देता है हरे और पट्टे के कलर में, ये देखिए उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रमुख सिंबल है, प्रतीक है, इन प्रतीकों का भारी मात्रा में इन संघर्षों में या राष्ट्रीय एकीकरण में इसका लाभ हुआ और इस प्रतीकों के कारण ही अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग उनके खान पान रहन सहन होने के बावजूद भी केवल और केवल राष्ट्र राज्य के नाम पर उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। और इस राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में इन प्रतीकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इन्हीं प्रतीकों के नीचे सभी लोग इकट्ठा होते थे और संघर्ष करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते थे। इस दृष्टि से ये प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे इसका अंतिम एस्पेक्ट, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा। देखिए 18वीं शताब्दी में हम लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की संकल्पना को देखा है, इस समय मुख्य रूप से राष्ट्रवाद का उपयोग तात्कालीन प्रस्तापित निरंकुश राजतंत्र को खत्म करके उनसे मुक्ति पाना, स्वतंत्रता समानता के अधिकार देना, संवैधानिक
स्तर पर सरकार की स्थापना करना और देश का विकास करना, राष्ट्र राज्य की स्थापना करना, सबको मतदान का अधिकार प्रदान करना, ये उद्देश्य थे राष्ट्रवाद के, ये लक्ष्य थे राष्ट्रवाद के। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब हम लोग देखते हैं अंतिम चौथाई में, तो राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। कैसे बन गया वो सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत? संकीर्ण मतलब बहुत ही छोटा। कैसे बन गया वो देखते हैं। यूरोपियन शक्तियों ने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, जब यूरोप में, जब हम लोगों ने देखा अभी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनका जब एकीकरण हो गया था और वहाँ पर बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी, तब उन्होंने यूरोप के अन्य देशों पर अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उनके साथ हमेशा युद्ध करते थे या उस पर कब्जा करते थे। धीरे धीरे वो बाद में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चले गए, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चले गए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी चले गए और एशियन कॉन्टिनेंट में भी आ गए थे। तो यूरोपियन शक्तियों ने क्या किया, ये साम्राज्यवादी उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए उन्होंने अब राष्ट्रवाद का सहारा लिया। मतलब उन्होंने अपने लोगों में ऐसा राष्ट्रवाद को पनपाया कि ये कहा कि हमारा शासन विश्व पर होना चाहिए, अनेक प्रदेशों पर होंगे तो वहाँ के संसाधन हमारे लिए उपयोगी होंगे, और इस प्रकार से इस राष्ट्रवाद का उपयोग साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए किया जाने लगा, जो पहले नए तत्वों की स्थापना करने के लिए किया जाता था। 1871 के बाद यूरोप गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र बन गया। मतलब यूरोप में बाल्कन क्षेत्र ऐसा था जो पूरी तरह से यूरोपियन देशों के बीच में हमेशा तनाव और संघर्ष पैदा करने वाला अगर कोई क्षेत्र था तो वो बाल्कन था। इस पर हर कोई यूरोपियन देश, साम्राज्यवादी देश कब्जा करना चाहता था, नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। बाल्कन के निवासियों को स्लाव करके पुकारा जाता था। यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। दूसरी तरफ बाल्कन प्रदेशों के लोगों ने भी अपनी आज़ादी को वापस लाने के लिए प्रयास जारी रखे। हालांकि वो सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयासरत थे। लेकिन बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, क्योंकि मैंने कहा कि सारे यूरोपियन साम्राज्यवादी देश उस पर कब्जा करना चाहते थे और अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। बाल्कन जीतने के लिए रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी के बीच कई सारी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस इलाके में इन राष्ट्रों के बीच में कई सारे युद्ध हो चुके थे और अंततः इसी युद्धों का परिणाम ये हुआ 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1918 तक चला। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारणों में से एक कारण ये बाल्कन प्रदेश को भी जाना जाता है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जब जुड़ गया था तो इस साम्राज्यवाद ने कहाँ ले गया यूरोप को? महाविपदा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जीतने वाले राष्ट्र और हारने वाले राष्ट्र की भी आर्थिक और मानवीय रूप से काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी हानि हुई थी। इसके काफ़ी कटु अनुभव सभी देशों को आए थे। लेकिन इसी बीच साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, इसी बीच साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके अपने अपने राष्ट्रों को इन राष्ट्रों के चुंगल से मुक्त कराने के भी प्रयास किए गए। देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद शुरू हुआ था निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त करके संविधान पर आधारित शासन की स्थापना करना, स्वतंत्रता समानता के अधिकार देना, सबको मतदान का अधिकार देना, समाज में उच्च नीचे के भेदभाव को खत्म करना, विशेष अधिकार को समाप्त करना, आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करना। इस लक्ष्य के लिए जिस राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था और बाद में 19वीं शताब्दी में जो लगभग 1970 के बाद 1870 के बाद में लगभग इसी राष्ट्रवाद का उपयोग साम्यवादी देशों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसका उपयोग किया और तभी इसी साम्राज्यवादी देश के खिलाफ उस देश के गुलामी में जी रहे जनता ने, लोगों ने
फिर से इसी राष्ट्रवाद का उपयोग करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास किए, संघर्ष किए और लगभग 20वीं शताब्दी में उसके परिणाम आए और 20वीं शताब्दी में ऐसे कई सारे देशों को स्वतंत्रताएं मिली। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है। ये प्रश्न दिए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे उत्तर हमने ऊपर जो जानकारी हासिल की है उसमें सबको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नए विषय के साथ और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए